बिजनौर में विस्थापित परिवारों को मिला मालिकाना हक। सीएम आदित्यनाथ योगी ने बांटे भूमिधर प्रमाण पत्र। 1645 परिवारों का सपना हुआ पूरा। बाराबंकी में हाईटेंशन लाइन में मां बेटा झुलसे। हाईटेंशन लाइन में मां बेटा झुलसे। खेत में गिरा था बिजली का तार। मां को बचाने में बेटा हुआ घायल। कौशाम्बी में बंजर भूमि विवाद में घर पर हमला। कब्जे के विरोध में चले पत्थर। फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप। लखनऊ में सीएम हाउस के बाहर आत्मदाह का प्रयास। रोडवेज कर्मियों ने छिड़का पेट्रोल। निजी कंपनी में विलय का किया विरोध। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बिजनौर के आलमपुर गावड़ी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां 85 नेताओं और उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए जिले भर से हजारों लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान जिले के 1645 विस्थापित परिवारों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। ये परिवार साल 1947 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से विस्थापित होकर के बिजनौर आए थे और पिछले 70 से 80 सालों से अपनी जमीनों के स्वामित्व अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। जमीन का मालिकाना हक मिलने पर विस्थापित परिवारों में खुशी का माहौल है। परिवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर, सिखों पर, जैनियों पर, बौद्धों पर अत्याचार हो रहे थे, तभी कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, इनका मुंह बंद था। लेकिन जब इन पीड़ित लोगों के बारे में मोदी जी ने कानून बनाया, फिर उन्होंने उस कानून का विरोध किया। उस कानून में कहीं नहीं लिखा था कि किसी मुसलमान की संपत्ति कौन कब्जा करे, लेकिन मुसलमान विरोध कर रहा है। यानी जो हमारे हिंदुओं का विरोध कर रहा हो, हमारे सिखों का विरोध कर रहा हो, हमारे बौद्धों का और जैनियों का विरोध कर रहा हो, तो कहता है गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु ने, गौ हमारी माता है और गौ के साथ हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तो क्या समझ पाओगे इसके बारे में? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना लगा। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब हुआ। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग के बाहर रोडवेज के 4 संविदा कर्मियों ने आत्मदाह का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और उन्होंने पेट्रोल छिड़क करके आत्मदाह करने की कोशिश की। संविदाकर्मी पिछले कई दिनों से दुबग्गा डिपो पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका विरोध चालकों और परिचालकों की निजी कंपनी SS एंटरप्राइजेज में विलय किए जाने को लेकर है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए चारों कर्मचारियों को आत्मदाह करने से रोक लिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र स्थित मंजूपुर गांव में हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ जाने से मां और बेटा गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जा रहा है कि खेत में 11,000 वोल्ट का बिजली का तार गिरा हुआ था और तार को हटाने के दौरान महिला करंट की चपेट में आ गई। मां को बचाने पहुंचे बेटे को भी तेज करंट लग गया, जिससे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने यूपी पुलिस की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिसिंग की 10 प्रमुख प्राथमिकताओं पर प्रभावी कार्य किया गया है। डीजीपी के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 93% से ज्यादा दोष सिद्धि दर हासिल की गई है, जिससे 42,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 5,684 अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए 788 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई। उन्होंने बताया कि लूट, चोरी, डकैती और हत्या जैसे अपराधों में कमी दर्ज की गई है। पुलिस ने 10 प्राथमिकताओं के बारे में जिक्र किया था। इन प्राथमिकताओं ने पूरे वर्ष में कार्यों को एक स्पष्ट दिशा दी है और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है। ये सभी प्राथमिकताएं नागरिक केंद्रित प्राथमिकताएं हों, इस पर विशेष ध्यान रखा गया है। सबसे पहले अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जो पिछले 9-10 साल से चल रही है, उसको और अधिक धारदार बनाते हुए सभी प्रकार के क्राइम्स को इम्पोर्टेंस देते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की गई है। अगर हम 6 महीने की बात करें तो मिशन शक्ति केंद्र के दौरान के 6 महीने, शुरुआत के बाद के 6 महीने और उसके समकक्ष पीरियड में विभिन्न अपराधों में 9.5% से 33% तक की कमी आई है। जन शिकायतें जो इस 10 सूत्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं की मुख्य प्राथमिकता है, उसमें थाने और चौकी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए इस एक व्यवस्था बनाई गई है, इसका लगातार अनुश्रवण किया जाता है। सभी पोर्टल्स में मिलाकर के पूरे प्रदेश में करीब 28% कम शिकायतें दर्ज हुई हैं। सोनभद्र पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है, जहां चौपन पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के बाद एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पर फायरिंग करने वाला पंजाब का रहने वाला तस्कर प्रिंस जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर के फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 किलो अफीम, 225 किलो डोडा, एक होंडा सिटी कार, तमंचा, कारतूस और 50,000 रुपए नकद बरामद किए। बरामद माल की कुल कीमत करीब 58,75,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी डाल्टनगंज से मादक पदार्थ लेकर के लुधियाना जा रहा था और कार्रवाई के दौरान एक स्थानीय युवक ने अपने निजी कार उपलब्ध करा करके पुलिस की मदद की, जिस पर एसपी अभिषेक वर्मा ने उसे 10,000 रुपए के पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने की घोषणा की है। पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा था। इसी क्रम में जनपद की एसओजी टीम द्वारा भी अन्य चेकिंग पॉइंट्स पे विभिन्न चेकिंग पॉइंट्स पे संदिग्ध गाड़ियों को तलाशा जा रहा था। इस क्रम में जब हमारी एसओजी की टीम थाना चौपन और मारकुंडी के बीच वाले रास्ते पे चेकिंग कर रही थी, उन्होंने एक संदिग्ध सफ़ेद कार देखा जिसका नंबर DL सीरीज़ का था। जब उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो वो गाड़ी बहुत ही तेज गति से एसओजी टीम के आगे से निकल के गई। तो उस गाड़ी में बैठे हुए जो अपराधी थे उनके द्वारा पुलिस टीम की तरफ फायरिंग भी की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने भी उस गाड़ी के ऊपर फायर किया, जिसमें एक अभियुक्त जिनका नाम प्रिंस पुत्र सुरेंद्र सिंह है, इनको मौके से गिरफ्तार किया। 3 किलोग्राम अफीम जिसकी अनुमानित लागत 15 लाख रुपए के आसपास है, 225 किलोग्राम डोडा जिसकी अनुमानित कीमत 34 लाख रुपए के आसपास है, कुछ नगद 50,000 रुपये, कुछ नोटों की गड्डी, एक कंट्री मेड पिस्टल, एक खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और होंडा सिटी गाड़ी लगभग 10 लाख रुपए की कीमत के आसपास की गाड़ी मिली। इटावा में तेज आंधी और बारिश ने एक परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया, जहां एकदल थाना क्षेत्र के केशवपुर कला गांव में तेज हवाओं के चलते एक दीवार भरभरा करके गिर पड़ी, जिसकी चपेट में आ जाने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विद्यावती की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में कुछ पशुओं की भी मौत की सूचना है। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। गांव में इस दर्दनाक हादसे के बाद शोक का माहौल है। देखिए, लगभग 7 बजे के आसपास की घटना है। केशवपुर कला गांव है, थाना एकदल के अंतर्गत आता है। वहां पर सूचना प्राप्त हुई कि एक दीवार गिरने से एक जो महिला है उनकी
डेथ हो गई है, जिनको अभी यहाँ पर लाया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर। अभी पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी और जो भी नियम के अंतर्गत कार्यवाही है वो की जा रही है तत्काल तरीके से। और जो भी शासन के अनुसार जो भी आर्थिक सहायता होती है, जो भी प्रशासन की तरफ से सहायता होती है, वो तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। खबर सोनभद्र से है, जहां पर राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के आदेशानुसार वरिष्ठ अभियंता और मुख्य अभियंता माफ कीजिएगा इंजीनियर दूधनाथ ने ओबरा तापीय परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। निगम ने उन्हें मुख्य महाप्रबंधक ओबरा तापीय परियोजना के साथ मुख्य अभियंता ओबरा बा ताप विद्युत गृह का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है। करीब 3.5 दशक के अनुभव वाले इंजीनियर दूधनाथ ने अनपरा और ओबरा तापीय परियोजनाओं में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने उत्पादन इकाइयों के सुरक्षित, विश्वसनीय और आर्थिक संचालन को अपनी प्राथमिकता बताते हुए परियोजना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया। पीलीभीत में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव मिश्रा ने स्वयं सड़कों पर उतर करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने नगर के प्रमुख बाजारों, व्यस्त चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग करके पुलिस व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम रखने पर भी जोर दिया। फुट पेट्रोलिंग के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, कोतवाली पुलिस और सुनगढ़ी थाना पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के निरीक्षण और अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। रायबरेली के विकास भवन स्थित महात्मा गांधी सभागार में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे शामिल हुए। समारोह में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 मेधावी छात्र छात्राओं को 21-21 हजार रुपए के डेमो चेक देकर के सम्मानित किया गया। जिले की टॉप 10 सूची में शामिल 3 विद्यार्थियों को पहले ही लखनऊ में सम्मानित किया जा चुका है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है और मेधावी छात्र छात्राएं देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में सीडीओ अंजुलता, डीआईओएस संजीव कुमार सिंह समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। के लिए ये गौरव की बात है कि रायबरेली जनपद से लगभग 24 बच्चे आज इसमें अपनी मेरिट के हिसाब से सिलेक्ट हुए हैं, चयनित हुए हैं, जिसमें 3 बच्चे राज्य स्तर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किए गए और 21 इन मेधावी बच्चों को राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया गया। जहां उनको सम्मान पत्र दिया गया, वहीं उनके अकाउंट में 21-21 हजार रुपए वो आज ही डालने की व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्य सरकार ने लगातार बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक और गुणवत्तापूर्वक उनको शिक्षा दे सकें, इस पर लगातार काम किए जा रहे हैं। आज हम जहां इन बच्चों को बहुत बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे, इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना भी करेंगे और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अपेक्षा है कि ये बच्चे एक अच्छी एजुकेशन लेकर के जो उनकी चॉइस हो, जिस क्षेत्र में वो आगे जाना चाहते हों उसमें वो आगे बढ़ें। ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो देश के एक बड़े वैज्ञानिक के रूप में, एक बड़े इंजीनियर के रूप में, एक बड़े चिकित्सक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के राष्ट्र और देश के लिए ये काम करें। रायबरेली की ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र स्थित पट्टी रहस्य कैथवल गांव में जमीन की पैमाइश करने गए लेखपाल रूपेश के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि तहसील के आदेश पर भूमि की नाप करने पहुंचे लेखपाल को कुछ लोगों ने रोक लिया और गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी मिलते ही राजस्व विभाग और पुलिस हरकत में आ गए और जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इटावा के एकदल थाना क्षेत्र स्थित नगलावर गांव में युवक रंजीत राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा 200 के प्रत्याशी हरीश लोधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात करके घटना पर संवेदनाएं व्यक्त की और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया।
इस दौरान हरीश लोधी ने मृतक के दोनों बच्चों को 25-25 हजार रुपए से आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी पार्टी और समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। हरीश लोधी ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार की आवाज हर स्तर पर उठाई जाएगी। ये लोग घर से रोड से गुजरते गाली देते तो मारने की धमकी देते थे और इन लोगों ने धमकी दे दे के 2-3 दिन में उनको मार दिया। इस बात पर कोई पुलिस वाला अमल नहीं कर रहा है, कोई कानून यहाँ का सब बेकार है, कुछ नहीं कर रहा, कह रहे उल्टा धमका रहे उल्टा करेंगे, ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हाँ इन्फॉर्मेशन 3-4 दिन पहले दी थी इनको कह ये धमका रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, दिया था चौकी में दिया था। हम अपील यही करते हैं गुनाहगारों को सजा दी जाए, इन्हें हो मौत के बदले मौत ही दी जाए इन्हें, तब तो अच्छा है। और इन लोगों ने जो गलत कार्य किया है इसको सजा मिलनी चाहिए। बड़े दुख का समय है। एक तो 2 बच्चे हैं, एक तो 1.5 महीने का बच्चा है। आंखें नम होती हैं ऐसे मंजर को देखकर, लेकिन जो समाज में आजकल चल रहा है, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, इस तरीके की निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके की अपनी लापरवाही दिखाई है, इस पे सारे समाज को खड़ा होकर इनके विरुद्ध एक लड़ाई लड़नी चाहिए। जब इनको संदिग्ध हालत में बाइक मिलती है तभी इनको संज्ञान लेना चाहिए था केस का, और इन्होंने इस पर लापरवाही दिखाई है। अगर ये शायद उस समय एक्शन लेते तो शायद ये घटना नहीं घटती। बच्चों के लिए देखा है, बहुत मासूम हैं बच्चे, वो नहीं जानते क्या है। हम चाहते हैं उनके भविष्य के लिए कुछ हो। एक छोटा सी धनराशि हमने प्राप्त की है उनके लिए, दी। कौशाम्बी जिले के मंजिनपुर थाना क्षेत्र के केशवापुर गांव में बंजर भूमि पर कब्जे का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पीड़ित जयसिंह का यह आरोप है कि गांव की आराजी संख्या 120 सरकारी अभिलेखों में बंजर भूमि दर्ज है, जिस पर सीताराम और उसके परिजन अवैध निर्माण कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपित पक्ष ने घर पर चढ़कर ईंट पत्थर चला दिए। पीड़ित परिवार ने घर के अंदर छिप करके किसी तरह से अपनी जान बचाई और डायल 112 को सूचना दी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। जयसिंह ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का यह भी आरोप है कि विपक्षी पक्ष उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनभद्र में बरसात से पहले जलभराव की समस्या को रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान के दूसरे दिन भी व्यापक असर देखने को मिला। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के निर्देश पर नगर पालिका परिषद और सभी नगर पंचायतों में नालों, नालियों और सार्वजनिक स्थलों की विशेष सफाई कराई गई। बड़े नालों की सफाई मशीनों की मदद से की जा रही है, जबकि अभियान की निगरानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश देते हुए 15 दिनों के भीतर अभियान पूरा करने का लक्ष्य तय किया। प्रशासन का उद्देश्य बरसात के दौरान जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना और नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है। सोनभद्र में जितने भी हमारे नगर निकाय हैं, नगर पंचायतें हैं, उनमें क्योंकि अब बरसात का सीज़न नज़दीक है, तो उसी के चलते हुए हमने सभी नगर निकायों के साथ बैठक करी थी और वहाँ पे सभी यूज़ को सभी को निर्देश दिया गया है कि बरसात से पहले अपनी इम्पॉर्टेंट बड़े और मध्य साइज़ के और जो छोटे ड्रेन हैं उनकी लेंथ आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद डेली अभियान चला के डिफरेंट टीम लगा के और JCB या जिसकी भी सहायता से जो नालियों की रन सफाई करी जा सकती है, उस सफाई को हम लोग सुनिश्चित कराएं। अभियान के तौर पे इस काम को बरसात से पहले अगले 15 से 20 दिन में पूर्ण कराने की सभी निकाय। सोनभद्र में पंचायत सहायकों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के आंदोलन तेज कर दिया है। पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन की 54 शाखा ने कलेक्ट्रेट पहुंच करके प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। पंचायत सहायकों का यह कहना है कि साल 2021 से वे डिजिटल पंचायत, आयुष्मान कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण कार्यों का जिम्मा संभाल रहे हैं, लेकिन अब तक उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया। वर्तमान में उन्हें मात्र 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर के 30,000 रुपये करने और ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष वेतन देने की भी मांग की जा रही है। इसके साथ ही स्थायी सेवा नियमावली लागू करने, 62 वर्ष तक सेवा सुरक्षा, महिला कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50% आरक्षण की मांग भी उठाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र डीएम सर के माध्यम से दिया जाना है, तो उसी क्रम में हम अपने जनपद में भी अपने पंचायत सहायक साथियों को लेकर के हमारी जो शासन से 5 प्रमुख मांग है,
उसे लेकर हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में उपस्थित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि हम लोगों की भर्ती 2021 में हुई थी और 6,000 रुपए मानदेय पे। फिर बाद में अभी तक हम लोग 6,000 रुपए में ही कार्य कर रहे हैं। अदर विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया और 4.5 वर्ष हम लोगों को अपने ग्राम पंचायत में सेवा देते हो गया और अभी तक हम लोगों का मानदेय 6,000 से 1 रुपए भी नहीं बढ़ा। तो हम लोग ये मांग करते हैं शासन से कि ग्राम विकास अधिकारी के समकक्ष लगभग 30,000 रुपए पर मंथ हम सभी का मानदेय हो, या सरकार ही कहती है कि हम अपने प्रदेश में कुशल मजदूर, न्यूनतम कुशल दर मजदूरी लागू करेंगे। गाजियाबाद प्रशासन ने एक और जरूरतमंद परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की है, तो वहीं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। खोड़ा कॉलोनी के रहने वाले सरोज पत्नी कौशलेंद्र सिंह चौहान को उनके बेटे स्वर्गीय सूर्या चौहान के निधन के बाद मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी। जिलाधिकारी की संस्तुति पर स्वीकृत राशि का चेक उप जिलाधिकारी सदर अरुण दीक्षित ने परिवार को सौंपा। वहीं ग्राम खोड़ा स्थित सरकारी बंजर भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में नवाब नाम के एक व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने 15 दिन के भीतर कब्जा हटाने के निर्देश दिए, अन्यथा राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई कर कब्जा हटाने और खर्च की वसूली की जाएगी। प्रशासन ने पात्र लोगों को सहायता और सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अभियान जारी रखने की बात कही है, तो विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सहायता राशि मिलने पर खुशी जाहिर की। ईद के दिन जो सूर्य चौहान जो लड़का है हमारा, उसकी हिंदू परिवार के साथ जो एक दुख का माहौल बना उनके परिवार के साथ, और जो माननीय योगी जी ने जो ये 5 लाख रुपए की सहायता और नगर पालिका में एक नौकरी देने की बात कही है, और जिसमें एक असद नाम का लड़का है जिसका एनकाउंटर भी हो चुका है, और असद का जो मकान जो बताया जा रहा है कि वो अवैध था, वहाँ के प्रशासन ने अवैध घोषित किया, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई चलने वाली है। और बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश में सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम है। और इसमें जो जानकारी लगी है 4 लोगों की गिरफ्तारी और हो चुकी है। ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों का जो नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है, इसको लेकर के भी माननीय उत्तर प्रदेश में तो योगी जी इतने सख्त कानून के तरीके से लगे हुए हैं कि एक भी जिहादी बचना नहीं चाहिए इस तरह की घटना करने वाला। लखनऊ से दिल्ली जा रही गोमती एक्सप्रेस इटावा के भरथना रेलवे स्टेशन के पास तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। इंजन में आई समस्या के कारण ट्रेन बीच रास्ते में ही रुक गई, जिससे यात्रियों को करीब 2 घंटे तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इंजन के ब्रेक शूज चिपक जाने से ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। रेलवे अधिकारियों ने इंजन को अलग करके नया इंजन मंगाने की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान रेल यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए अन्य ट्रेनों को लूप लाइन से निकाला गया। रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंच करके समस्या के समाधान में जुटी रही। बड़ी खबर एटा से आ रही है, जहां पर मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी रील्स का खेल चल रहा है। व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ की वायरल रील से प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। नोडल अधिकारी की कार्यशैली की और चर्चा के केंद्र में आ गई है। मरीजों की सेवा या सोशल मीडिया वायरल वीडियो से विवाद बढ़ गया है। मेडिकल कॉलेज परिसर में लगातार रील्स बनाई जा रही हैं। अनुशासन और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वायरल वीडियो पर अब कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। अब प्राचार्य के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। IND24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। तो ये खबर आपको बता रहे हैं एटा से। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल गोरखपुर में दौरा रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। कल उनका गोरखपुर का दौरा है। गोरखपुर को नया टूरिस्ट स्पॉट मिलेगा। सीएम योगी इसका लोकार्पण भी करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।